नमस्कार, मैं प्रिया भारती स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। जनसुराज के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। जन सुरक्षा पार्टी की प्रचंड जीत का दावा करते हुए उन्होंने बड़ा बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जनसुराज के प्रमुख लक्ष्य हैं पलायन रोकना, बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, वृद्धजनों को सम्मानजनक पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को 4% ब्याज दर पर लोन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबी से निकलने का रास्ता। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से ही आगे बढ़ेगा बिहार। पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के गर्मी में आप लोग हमारे आवास पे आए हैं और आज के एजेंडा को लेके जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप एनडीए शासनकाल में कुछ बड़े नेता पर लगाया है, उसके लिए जिस तरह से एनडीए के नेता और खास करके भाजपा का नेता बौखलाया हुआ है, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप तमाम पत्रकार बंधु से यह आग्रह है कि इसको इस तरह से आप लोग चलाइए कि समाज में जो चाल चरित्र और चेहरे की बात भाजपा कर रही है, उस चाल चरित्र और चेहरे को उजागर किया जा सके। बहुत बहुत पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पीसी के लिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूँगा। सर, एनडीए की तरफ से जो है ये बार बार कहा जा रहा है, उनके मंच से भी ये आवाज़ होते जा रहा है कि एनडीए में हर जितने भी प्रत्याशी हैं वो अच्छे छवि के लोग हैं। इसके बारे में सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि मुख्यमंत्री के राइट हैंड, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, और शेष जितनी भी चीज़ें हैं किस्त वाइज हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी उसको जारी कर रहे हैं और वो जारी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह की बौखलाहट एनडीए में आ रही है और जिस तरह की भ्रष्टाचारी हुई है इस विगत 20 साल में, तो इस पे प्रकाश डालने की मुख्य बातें हैं कि वह किस तरह से समाज को बेवकूफ़ बना के चाल चरित्र चेहरा का बात करके भाजपा ने जिस तरह से लोगों को ये किया है, डैमेज किया है, उसकी बातें आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अशोक चौधरी एक नेता है जो सर्वदलीय नेता है। उनकी बेटी सांबाबी चौधरी एलजेपी से सांसद हैं और मैं उनके बारे में बता दूं, उन्होंने विगत 2 साल में 200 करोड़ रुपए की ज़मीन की खरीद बिक्री की। एक उनके पीए हुआ करते थे योगेंद्र दत्त, उनके नाम पर उन्होंने 34 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2019 में दत्त साहब ने वो संपत्ति उनके पुत्री सांबाबी चौधरी के नाम पे ट्रांसफ़र किया, जिसके बारे में हमारे प्रणेता बता चुके हैं। मैं उसके पूरे व्याख्यान में नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद लोजपा से उन्होंने टिकट लिया, जिसके लिए मेरे प्रणेता ने बोला था कि उनको टिकट खरीद के दिया गया, वो भी आरोपें लगी थी उन पर, और आज तक वो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। और जब भी वो लोग बोलते हैं तो अपने मुंह से जहर निकालते हैं। तो जिस तरह से हमारे बिहार में लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा, लालू जी ने अपना सजा काटा, आज वो चुनाव लड़ने से वंचित हैं, उन्होंने तो सजा काट लिया, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आज तक किसी तरह का अल्टीमेटम या नोटिस दिया गया। अशोक चौधरी ने जब दत्त साहब से 34 लाख की संपत्ति अपने परिवार के नाम पे लौटाया, तो इनकम टैक्स ने, जब सांबाबी चौधरी चुनाव लड़ने के बाद इनकम टैक्स ने नोटिस किया कि वो ज़मीन 34 लाख की थी और आपने अपने हलफनामे में 10 लाख रुपया भरा है। तो उसके बाद 27 अप्रैल 2025 को पुनः अशोक चौधरी के द्वारा दत्त साहब को 25 लाख रुपए की राशि दी गई, और अभी तक 2 साल में उन्होंने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। एक ट्रस्ट है मानव वैभव विकास ट्रस्ट, तो हमारे प्रणेता ने बोला है कि उनके साथ क्या संबंध है,
उस ट्रस्टी को भी आग्रह किया है, क्योंकि उस ट्रस्ट को जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति का है, तो उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि ट्रस्ट बताए कि किस तरह से इनके साथ लेन देन हुई है। ये अशोक चौधरी की कहानी है। दूसरे चाल चरित्र की बात करने वाले एक नेता हैं संजय जायसवाल। वो रहने वाले हैं छावनी के, जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। उनका एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने से एक फ्लाईओवर बननी थी, जिसको संजय जायसवाल ने रोकवाया, अपने ताकत से रोकवाया। और बाद में उन्होंने एक मीटिंग करके एक बोर्ड लगाया कि ये बिहार सरकार के द्वारा किसी कारणवश निलंबित है वर्क और उस काम को बंद किए हुए है, ये बोर्ड लगाया। लेकिन उसी समय के नगर अध्यक्ष थी एक गरिमा देवी शिकारिया, जिसने विभिन्न मीटिंगों के द्वारा ये चीज पत्र के माध्यम से लिखा है कि उस पेट्रोल पंप पे काफ़ी तेल का घालमेल हुआ। तो ये जो हमारे संजय जायसवाल जो कॉलर वाले नेता हैं, वो लोग डीजल में भी अपना आमदनी ढूंढे हैं। 25 लीटर तेल बेचते थे और 50 लीटर का बिल बनता था, न जाने उसका पैसा कहाँ जाता था। हमारे प्रणेता निश्चित रूप से वो प्रत्येक दिन बारी बाय बारी किस्त निकालेंगे और ये लोग जितना अपना हैकड़ी दिखा रहे हैं, सबों की हैकड़ी बंद हो जाएगी। तो ये था संजय जायसवाल का चाल चरित्र का चेहरा। अब आ जाइए दिलीप जायसवाल साहब। एक सिख का कॉलेज है किशनगंज में, आप लोग जानते होंगे। उसको अनेकों माध्यम से एक राजेश शाह है, जिनका हत्या का आरोप दिलीप जायसवाल पे लगा। उस केस में वो बरी हो गए हैं या नहीं हुए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी माँ और बहन, अभी भी राजेश शाह की माँ और बहन अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है और दिलीप जायसवाल पे अपने आरोप को साबित करने के लिए कह रहा है। तो हमारी पार्टी कोर्ट में गई है, पिटीशन फाइल हुआ है, जल्द ही दिलीप जायसवाल के बारे में भी कुछ बातें आएगी। और दिलीप जायसवाल साहब ने अशोक चौधरी को ऐसा रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि 25 लाख रुपए द्वारिका में जो उन्होंने 25 लाख रुपए मंगल पांडे साहब को द्वारिका में कोविड के दरमियान 25 लाख रुपए का राशि दिया था, जिसका अकाउंट नंबर था 499001489 में 212 करोड़ रुपया जमा किया गया। 2019-20 में 1481,9 पीएनबी बैंक का अकाउंट है। ये सारे अकाउंट और साक्ष्य के साथ हमारे प्रणेता ने इस चीज़ को सबके सामने रखा है और निश्चित तौर पे दूसरी किस्त जारी होगी। और जिस तरह से हम तो ये मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी छवि रही है, और हम नीरज साहब का जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उनको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी है, यहाँ जीरो टॉलरेंस की काम होगी। तो निश्चित रूप से नीरज साहब धन्यवाद के पात्र हैं। तो अशोक चौधरी को सामने आके जवाब देना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने बनाया वो कैसे बनाया। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि अशोक चौधरी को अविलंब पार्टी से निकाल दिया जाए। अब हमारे भाजपा के नेता तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं एकदम थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। उन पर भी बहुत सारे आरोप है, बार बार वो नाम और अपना उम्र बदलते रहे, ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस चीज़ के बारे में भी उनको बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बातें की। नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर जिले के साकुंड प्रखंड अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया पंचायत में, जहां मेरे साथ खास चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज के सक्रिय कर्मठ सुयोग कार्यकर्ता शानदार राकेश कुमार, जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी के रूप में ये हमारे सामने हैं। मैं पूरे बिहार की जनता से, जनता जनार्दन से ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें जरूर समर्थन करें। ये बेहद शानदार व्यक्तिगत इनका जो कैरियर मैंने छवि देखा है, बिल्कुल ये साफ छवि के ये नेता हैं जो हमारे बीच खास बातचीत कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
चल स्वराज कितने बिहार में तो थोड़ा सा पीसी कर रहे हैं इसके 243 कितने सीट लाने की संभावना है? हम लोग इतने सीट पे तो जरूर जीत जाएंगे जहाँ से हमारी व्यवस्था बन जाए, जनस्वराज की व्यवस्था बन जाए और लोगों का एक्सेप्टेंस जनस्वराज के प्रति बढ़ा है और समाज हाथों हाथ जनस्वराज को ले रहा है। आप लोगों ने भी देखा है, क्षेत्र में आप लोग जाते हैं और मीडिया कवर करते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जनस्वराज के प्रति लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी एड़ी चोटी एक करके जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि एक बार व्यवस्था परिवर्तन करके देखिए ताकि समाज का कुछ भला हो सके। जनस्वराज की एजेंडा क्या है? अगर जीतने के बाद पहला आपका विजन क्या रहेगा सर? एजेंडा क्या? अगर जनस्वराज की पार्टी अगर बिहार में आती है और जिस तरह का यहाँ पर लहर चल रहा है पूरे बिहार में और बदलाव की जो बहार यहाँ पर चल रही है, अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है तो किस तरह का आप कार्य करेंगे? आपकी क्या प्राथमिकता होगी? जनस्वराज की मैं अपनी प्राथमिकता बाद में आपको बताऊंगा। जनस्वराज के जो 5 एजेंडे हैं, 5 एजेंडे में मुख्य एजेंडा है कि पलायन कैसे रोका जाए। तो कई बार हमारे प्रणेता का आप लोग पीसी सुनते होंगे, भाषण सुनते होंगे, तो वो स्पष्ट, हम लोग कोई भी बात करते हैं तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह लेके ही बात करते हैं। तो हमारा पलायन कैसे बंद होगा, इस पे भी हम लोगों के पास एक रोड मैप है। जिस तरह से हमारे पैसे के पलायन को हम यदि बंद कर देंगे तो हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगी और हमारे यहाँ पलायन बंद हो जाएगा। दूसरा है कि आज जो हम लोगों के दबाव में आके नीतीश कुमार जो आज 15-20 साल से 400 रुपये पेंशन दिया करते थे, हम लोगों के दबाव में आके वो लोग उसको 1100 रुपया किया। लेकिन जनस्वराज अपने जगह पे अडिग है। जिस दिन जनस्वराज की सरकार बनी, सभी वृद्धा, सभी विकलांग, सभी हमारे विधवा बहनों को वो पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे प्रणेता ने बोला भी है कि हम लोग स्पेशल मंत्रालय का गठन करेंगे जो यही सब कार्य देखें। जो ऋण की बातें हो रही है, आप लोग अभी बंधन बैंक वाले को देख रहे हैं, 52 सप्ताह मतलब 1 साल। 1 साल तक जिस तरह से हमारे ग्रामीण परेशान रहते हैं उस बंधन बैंक वाले के चक्कर में या 10 टकिया हेल्प सर्च वाले ग्रुप के चक्कर में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग सस्ते ऋण की दर की बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक का लोन सरकार आपको देगी और 4% ब्याज पे देगी। उसमें 4% पे तो कोई बैंक हमें पैसा देगी नहीं, तो वो जो और 10% का खर्च आएगा वो जनस्वराज अपनी तरफ से देगा। जो बच्चे हमारे अभी पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में या गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति जब सुधरेगी तब सुधरेगी। तत्काल हम लोग एक परिवार लाभार्थी कार्ड बना रहे हैं, उसके माध्यम से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने बच्चे 6 साल से 15 साल के हैं जो अच्छे स्थिति में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। वो पैसा जनस्वराज की यदि सरकार बनी, व्यवस्था बनी, तो वो तुरंत उस परिवार को 1000 रुपये की लाभ मिलनी शुरू हो जाएगी ताकि वो अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट में पढ़ा सके। तीसरी बातें हैं कि मनरेगा से किसानों को जोड़ना, जो मुख्य चीज़ है। आज किसान को लेबर नहीं मिलने की वजह से वो नकदी फसल की खेती नहीं करती है, तो हम लोग इस तरह से अपने किसानों को प्रमोट करेंगे जो आय वाला खेती करे, वो सब्जी लगावे, वो कोई कैश क्रॉप्स लगावे जिसमें उसको पैसा आवे, धान चावल से वो हटे। अभी लेबर के अभाव में ये चीज़ें रुकी पड़ी है। निश्चित रूप से जब जनस्वराज का व्यवस्था बनेगा तो किसानों को मजदूर मिलेगा और मजदूरों को उसका समुचित दाम मिलेगा। जो आज घालमेल चल रहा है, ये घालमेल खत्म हो जाएगा। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों का ये अक्सर यहाँ पर प्रोवाइड करेगी आपकी सरकार अगर बनती है बिहार में। अब मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे बारे में तो परिचय देना आप लोग जानते ही हैं, क्षेत्र के ही हैं सब। मैं NHAI में पदस्थापित था। मेरे पिताजी इस समाज के बहुत ही स्वीकार्य व्यक्ति थे। 15-16 पंचायत में घर घर से मेरा अभी तक रिश्ता चल रहा है उन्हीं के वजह से। 15-16 पंचायत में ना जाने वो वोट में कितनी तब्दील होगी मुझे पता नहीं, लेकिन हर घर से निमंत्रण, हर घर में बैठना, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 15-16 पंचायत ऐसे हैं जिसमें मेरा घर घर से नाता है, घर घर में खाना पीना है, घर घर में बैठना उठना है। तो निश्चित रूप से समाज का इतना बड़ा एक्सेप्टेंस है, वो समर्थन भी हमें प्राप्त होगी और हमारे प्रणेता का जो विजन है वो भी मैं उस जनता तक पहुंचा रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बैग छाप का परचम इस सुल्तानगंज के धरती पे लहराएगा और हमारा जनता ही मिलके उसको इतनी प्रचंड जीत दिलाएगी कि वो एक मिसाल बनेगा इस क्षेत्र के लिए
आज जो विगत 20 साल से लोग किसी जाति बंधन में बंध के काम कर रहे हैं, कोई इस जाति का बात करता है, कोई उस जाति का बात करता है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लोगों की बात होती है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास की बात होती है। हमारे यहाँ किसी जाति की बात नहीं होती है। तो निश्चित तौर पे जब आप जाति को इस चीज़ से निकाल देंगे तो समाज का विकास होगा। यानी कि सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका सम्मान, सबके अच्छे लोग सही सोच के साथ और उसकी सामूहिक प्रयास से जो सरकार बनेगी, यानी जनता की जो सरकार बनेगी, वही जन स्वराज है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं जिस तरह से आपकी पार्टी बिहार सरकार यहाँ पर बिहार में जब आई है और जिस तरह का बदलाव दिख रहा है पूरे जनता जनार्दन में, जिस तरह का जोश जुनून जज्बा जो जज्बाती हो रहे हैं तमाम जो जनता है, उनसे जब मैंने सवाल किया, पूछा कि जनसुराज का क्या यहाँ पर है, तो बोला कि भाई इस बार ये निश्चित तौर से कहीं न कहीं ये टक्कर में ये आ रही है जनसुराज पार्टी, जैसा कि मैसेज जनता जनार्दन के माध्यम से हमें मिल रहा है। देखिए, कुछ जो तथाकथित कॉलर वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग वोट काट रहे हैं। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। मैं एनडीए और महागठबंधन का इतना वोट काटूंगा कि जनसुराज का परचम होगा, वो लोग कहीं नहीं रहेंगे। ये कड़ी टक्कर होगा इस बार, इस चुनाव में होगी नहीं। जनसुराज यहाँ अच्छे मत से चुनाव जीतेगी और निश्चित रूप से जनसुराज का एमएलए सुल्तानगंज विधानसभा को मिलेगा। मैं आप लोग तो हमारे स्थानीय हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम 24 साल से राजनीति में हैं, हम इतना ईस्वी से राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जब पैदा हुआ था तो स्वास्थ्य मंत्री के ही आवास पे गया था। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नाना जी थे उस समय, श्री चुनचुन प्रसाद यादव, और मैं पहला गोद यदि किसी का चढ़ा हूँ तो स्वास्थ्य मंत्री के ही गोद में चढ़ा हूँ। 24 साल का मेरा कैरियर कांग्रेस में रहा। मैं यहाँ के प्रदेश लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष था प्रदेश का, लेकिन ठीक है, वहाँ संगठन नहीं थी, मैंने बहुत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आप तमाम पत्रकार भाई ये देख रहे हैं कि जब से मैं ये जुड़ा हूँ जनसुराज में और यहाँ एक संगठन की बात हो रही है, तो 1.5 साल से 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं बैठा हूँ। 5-6 घंटा मैं सोता हूँ, उसके बाद मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने अपने जॉब को भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पिताजी अपने अंतिम समय में ये बोले थे कि बेटा समाज को नहीं छोड़ना। हमारे भाई भी मुखिया थे, लेकिन आज के महंगी राजनीति में वो नहीं पढ़ना चाहते थे, तो हमें अपने पिता के चरण कदमों पर चलने का मौका मिला। हमारे भाई ने भी हमें समर्थन दिया और मैं आज उस मुकाम पे हूँ कि मैं एक जनसुराज का एक सशक्त सिपाही बनते हुए इस समाज को शक्ति देने का क्षमता रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि और कोई क्वेश्चन? नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर राकेश कुमार है। लोग मुझे इंजीनियर साहब के नाम से जानते हैं और मैंने बताया कि मैंने NHI में 24 साल नौकरी की। जनसुराज में किस पद में? जनसुराज में मैं जिला संगठन अध्यक्ष और मुंगेर प्रमंडल का संयोजक भी हूँ, लेकिन मैं एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में सुल्तानगंज में हूँ। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।